गरीब ननद चूड़ी वाली। सोनम बहू, कहाँ रह गई? तेरे बाबूजी कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। ला जल्दी से चाय लिया। बहू हूँ, कोई रोबोट नहीं जो बोलते ही सारे काम कर दूं। बहू, ये तू किस तरह से बात कर रही है? कोई इस तरह से बात करता है क्या अपनी सास से? बाबूजी, आप तो चुप ही रहो। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया था जो इस घर में शादी करके आ गई। प्यार में सब लोग अंधे होते हैं, मैं तो अंधी, लंगड़ी, बहरी, लूली सब हो गई जो इतने गरीब परिवार में शादी करके आ गई। जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे बड़ा तो मेरा बाथरूम ही था। सोचा था कि शादी के बाद रानियों की तरह रहूंगी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। सोनम, ये क्या तमीज है माँ बाबूजी से बात करने की? भूलो मत, ये मेरे माँ बाप और तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम्हें मैंने अपने घर के सारे हालात शादी से पहले ही बता दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। सोनम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी होती है। अमीर होने की वजह से सोनम के अंदर घमंड बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती है। अरुण और सोनम की लव मैरिज हुई थी। अरुण एक गरीब परिवार से होता है, जिसके चलते सोनम हमेशा अरुण और उसके माता पिता को गरीबों की वजह से ताने मारती थी, जिसके चलते आए दिन सोनम की वजह से घर में लड़ाई होती रहती है। अरुण सोनम पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वहाँ अरुण की बहन आरती और उसका पति विजय आ जाता है। आरती, विजय, तुम दोनों यहाँ ऐसे अचानक? जी माँ, मैं काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा काम मिल गया है। जब तक मैं आरती को आप लोगों के पास छोड़ रहा हूँ, अगर वो घर पर अकेली रहेगी तो मुझे हमेशा उसकी फिक्र सताती रहेगी, लेकिन आप लोगों के पास रहेगी तो मेरी फिक्र कम हो जाएगी। आप फिक्र मत करो, यहाँ हम सब हैं, आप आराम से जाइए। हाँ क्यों नहीं, शादी के बाद भी इसको चैन नहीं है। वैसे यहाँ इतनी पैसों की परेशानी रहती है और ऊपर से ये और आ गई। अब इसका खर्चा भी क्या मेरा पति ही उठाएगा? आरती बेटा, ये चूड़ियों की टोकरी कहाँ लेकर जा रही हो? माँ, शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दिया था, जिससे घर का खर्च ठीक ठाक निकल जाता था। इसलिए सोचा कि मैं यहाँ पर भी चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दूं। घर में पूरा दिन बैठे बैठे मैं क्या करूँगी? बेटा, ये तेरा मायका है। माना हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी बेटी का ख्याल ना रख सके। जब तक तू यहाँ पर है तब तक तुझे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठाना है। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आरती अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है और सुबह से शाम अपनी चूड़ियां बेचकर अपने घर आ जाती है। भाभी, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। तेरे माँ बाप और भाई कम थे क्या जो अब तू भी आ गई मुझ पर हुक्म चलाने? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तेरे हाथ पैर है ना, तो तू जा, खुद जाकर पानी पी ले। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ। पता नहीं किन गरीबों के घर में आ गई हूँ। मैंने तो बस आपसे एक गिलास पानी मांगा था और आपने इतना सब कुछ कह दिया। और आप क्यों हमेशा हम सबको गरीब होने का ताना देती हैं? माना हम सब लोग गरीब हैं, लेकिन भैया ने आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो हमेशा आपका इतना ख्याल रखते हैं और माँ बाबूजी भी आपको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आप हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा करती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। भूल मत कि मेरे डैड कौन है, समझी? जितनी औकात है उतनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। अपनी भाभी की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चूड़ी बेचने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, आज मैं ये पैसे ले जाकर बैंक में जमा कर देती हूँ। जब ये वापस आएंगे तो हम दोनों मिलकर हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे। आरती अपने हाथों में पैसे लिए इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां सोनम आ जाती है और उसके हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। तुम्हारे पास तो बड़े पैसे हैं। मैंने चूड़ियों को बेचकर जो पैसे कमाए हैं, ये वही पैसे हैं और आज मैं इन्हें बैंक में जमा करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन आपने इन्हें मुझसे ले क्यों लिया? मेरी प्यारी ननद जी, अब आपकी शादी हो गई है तो ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप जो रह रही हो, खा पी रही हो, सो रही हो, उन सब के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। वैसे ये पैसे तो कम है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ठीक है। बाकी के पैसे आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैंने इन्हें बहुत मेहनत से कमाया है। दिन रात एक करके मैंने चूड़ियां बेची हैं इन पैसों को जमा करने के लिए।
ये पैसे मेरे घर के लिए हैं और मेरी शादी हुई है तो क्या हुआ, ये मेरा भी घर है। जैसे आप इस घर की बहू हो वैसे ही मैं भी इस घर की बेटी हूँ। सोनम आरती की एक नहीं सुनती और वो सारे पैसे लेकर चली जाती है और बेचारी आरती सिर्फ रोती रह जाती है। सोनम अक्सर आरती से उसकी सारी मेहनत के पैसे छीन लिया करती थी और आरती बेचारी सोनम से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि आरती ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई और भाभी के बीच में कोई अनबन हो। इसलिए आरती बिना कुछ कहे अपनी भाभी की सारी चीजों को सहती रहती है। और ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, चाय बनाई है या कोई कड़वा जहर, इतनी बेकार चाय तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं पी। भाभी, चूड़ी बेचने का समय हो गया है, बाजार जाने में देरी हो रही है, इसलिए शायद जल्दबाजी में चाय अच्छी नहीं बनी। ऐसी चाय तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पीते, इस घर में तो मुझे एक कप चाय भी ढंग से नसीब नहीं होती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह घर को क्यों सर पर उठा लिया है? आपकी बेटी को तो एक कप ढंग की चाय भी बनानी नहीं आती है और आप मुझे बोलती हैं? घर के सारे काम मेरी बेटी ही करती है और बाहर कड़ी धूप में जाकर सुबह से शाम तक चूड़ियां बेचती है, और तू अगर एक काम कर दे तो उसके लिए 100 बातें सुनाती है। अगर आज चाय अच्छी नहीं बनी तो क्या हुआ, तू खुद भी तो चाय बना सकती है ना। अपनी हरकतों से बाज आ जा, अभी भी समय है, वरना तू बहुत पछताएगी। आप होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली? आज तक मेरे डैड ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की है, अपनी औकात में रहकर बात करी है। भाभी, ये आप माँ से कैसे बातें कर रही हो? भूलो मत, ये आपकी सास है और सास माँ के बराबर होती है। आपको कोई हक नहीं इनसे इस तरह से बात करने का। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? भाभी, मेरी औकात इतनी तो अच्छी है कि मैं किसी गरीब से उसकी मेहनत की कमाई नहीं छीनती, जैसे आप मुझसे छीनती हो। आरती की बात सुनकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो आरती को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इस वजह से आरती नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ सोनम का पति अरुण आ जाता है और अपनी पत्नी को, अपनी बहन को थप्पड़ मारता देख उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो सोनम को थप्पड़ मार देता है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी की। मैं जानता था कि तुम मेरी गरीबी की वजह से मेरे परिवार वालों को पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी बहन के साथ ये सब कर रही हो। अब मुझे तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रहना, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? आप भाभी को ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। वो आपकी पत्नी है और आपने उनके साथ 7 जन्म रहने का वादा किया है। इसके साथ रहने से अच्छा है आरती में अकेला ही रहूं। ऐसा मत कहो अरुण, ये जैसी भी है हमारे घर की बहू है और हमारी इज्जत है। मैंने आप लोगों के साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरी गलती होने के बावजूद भी आप लोगों ने आज मेरा साथ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। सोनम को अपनी गलती का एहसास होता देख आरती, आशा और अरुण तीनों सोनम को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सोनम अब पूरी तरह से सुधर जाती है और अपनी नंद आरती का खूब अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद आरती का पति भी वापस आ जाता है, जिसके बाद आरती अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहन जी, 2 दिनों से भूखा हूँ, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए, भगवान आपका भला करे। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये प्रसाद के रूप में फल है, आप ये खा लीजिए। भगवान आपका भला करे, उसकी कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। गरीब आदमी को इतनी दुआ देता देख आशा बहुत खुश होती है और वापस अपने घर आ जाती है। आशा को लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, वो हमेशा हर किसी की मदद करती। आशा का परिवार बहुत गरीब होता है, जिसके चलते आशा को दर्जी का काम करके अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था। वहीं आशा के तीनों बेटे एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और आशा की तीनों बहुएं विशाखा, पूजा, रेनू घर के सारे कामों को संभालती थी। विशाखा, पूजा, रेनू बहू, ये क्या, आज तुमने घास में पानी नहीं डाला? पूरी घास कैसे सूख सी गई है? तुम लोगों को पता है ना, मुझे गीली गीली ठंडी घास में नंगे पैर चलना कितना ज्यादा पसंद है। माँ जी, घर के कामों में याद ही नहीं रहा, आप आराम करिए, मैं जाकर सारे घासों में पानी डाल कर आती हूँ। विशाखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ आशा की पड़ोसन मुक्ति आ जाती है। आशा बहन, ये लो मुंह मीठा करो, मैं दादी बन गई। मेरी बहू ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया है।
मुबारक हो मुक्ति बहन, भगवान करे तुम्हारा पोता खूब फूले फले। मुक्ति मिठाई देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा का चेहरा मुरझा सा जाता है। ना जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। मेरी बहू की शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे पोता पोती का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको अभी तक दादी बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन माँ जी, आप जानती हैं ना, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं। हमने कितने डॉक्टर, कितने हकीम वेदों को दिखाया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे तो लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है मेरे परिवार को। आशा की तीनों बहुओं की शादी को आज पूरे 4 साल हो जाते हैं, लेकिन तीनों बहुओं में से अभी तक कोई भी गर्भवती नहीं हुई थी, जिसके चलते आशा हमेशा परेशान रहती थी और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मैं दुर्गा माता के मंदिर जा रही हूँ। सुना है उनकी सच्चे दिल से पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ठीक है माँ जी, आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। आशा दुर्गा माता के मंदिर जा रही होती है कि तभी आशा को मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बहुत बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सुनो, थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। ये लीजिए, और ये कुछ फल भी रख लीजिए। आपको भूख भी लग रही होगी ना, इसे खाकर आपको थोड़ी शांति मिलेगी। भगवान तुम्हारा भला करे। एक प्यासे और भूखे को खाना और पानी देना सबसे बड़ा स्वभाव का काम होता है। भगवान करे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है सिवाय एक के। मेरी बहुओं की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है और ना ही मुझे दादी बनने का। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज तुम अपनी तीनों बहुओं को अपने हाथों से बना कर देना। फिर देखना, कुछ दिनों में तुम्हें खुशखबरी सुनने को जरूर मिलेगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुन आशा सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद आशा वापस अपने घर आ जाती है। आशा रात भर उस बूढ़ी औरत की बातों को ही सोचती रहती है। रात से सुबह हो जाती है। आशा नंगे पैर घासों पर चल रही होती है, लेकिन आशा के दिमाग में अभी भी उस बूढ़ी की बातें ही गूंज रही होती हैं। क्या पता उस बूढ़ी औरत की बातें सच हो। मुझे एक बार उसकी कही हुई बातों को करना पड़ेगा। लेकिन मेरी ऐसी क्या मनपसंद चीज है जो मैं अपनी बहू को दे सकती हूँ। आशा ये सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके पैरों के नीचे आ रही घासों पर पड़ती है। मुझे तो सबसे ज्यादा ये घास ही पसंद है, लेकिन इन घासों को मैं अपनी बहू को कैसे दे सकती हूँ। इन घासों से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं घासों से क्या बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं इन घासों से अपनी बहू के लिए साड़ी बना देती हूँ। इतना कहकर आशा अपने आंगन में कई सारी घासों को इकट्ठा करती है। 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद आशा आखिरकार अपनी तीनों बहुओं के लिए घास की साड़ी बनाकर तैयार कर देती है और उन्हें ले जाकर देती है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हम इन घास की साड़ी को कैसे पहन सकते हैं? बस मेरे कहने पर तुम इन साड़ियों को अपनी बाकी साड़ियों की तरह पहनना शुरू कर दो। मैं बस तुम लोगों से इतना ही चाहती हूँ कि तुम इन घास की साड़ियों को पहनो। इसके अलावा मुझे तुम तीनों से और कुछ नहीं चाहिए। आशा के कहने पर उसकी तीनों बहुएं उस घास की साड़ी को पहन लेती हैं और उन्हें अपनी बाकी साड़ियों की तरह रख लेती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने के बाद तीनों बहुएं अपनी सास को अपनी माँ बनने की खबर सुनाती हैं, जिसे सुनकर आशा बहुत खुश होती है। उस बूढ़ी औरत की बात सच हो गई। मैं अब कुछ महीनों में दादी बन जाऊंगी। मेरे बरसों का सपना सच होने वाला है। आशा अपनी दर्जी के काम पर भी ध्यान देती और साथ ही साथ अपनी बहू की देखभाल भी करती। ऐसे ही एक रात जब तीनों बहुएं सो रही होती हैं कि तभी अचानक विशाखा का पेट चमकने लगता है और विशाखा के पेट में से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी में से सोने के सिक्के से भरा हुआ एक सोने का मटका निकलता है। सुबह होते ही जब सारा परिवार उस सोने के सिक्कों से भरे हुए मटके को देखता है तो सब हैरान हो जाते हैं। माँ जी, इस घड़े में तो पूरे सोने के सिक्के हैं।
लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? भगवान ही जाने ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका यहाँ कैसे आया। किसी को कुछ समझ नहीं आता और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात रेनू के पेट से एक चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ ही पैसों से भरा हुआ एक मटका भी निकलता है। अगले दिन होते ही फिर से ये सब देखकर सब हैरान हो जाते। जब जब आशा की तीनों बहुएं आशा की बनी हुई घास की साड़ियों को पहनती थीं, तब तक ये चमत्कार होता था। ऐसे ही महीने बीतने लगते हैं। उन पैसों और सोने की मदद से अब धीरे धीरे आशा के घर की परेशानी दूर होने लगती है। लेकिन आशा की तीनों बहुएं इन सभी चीजों का पता लगाने के पीछे ही रहती हैं। पूजा, मैंने ये चीज हमेशा देखी है कि जब भी हम तीनों में से कोई भी घास की साड़ी पहनता है तो उसी रात सोने के सिक्के, पैसे या हीरे हमारे घर में आ जाते हैं। लगता है इस घास की साड़ी में ही कोई चमत्कार है। हम एक काम करते हैं, आज विशाखा ने घास की साड़ी पहनी है, हम लोग रात को जाग कर देखेंगे कि रात में ऐसा क्या चमत्कार होता है। पूजा की रेनू को बात सही लगती है, जिसके बाद पूजा और रेनू ऐसा ही करते हैं। रात होने के बाद जब सब लोग सो जाते हैं तो चुपके से पूजा और रेनू विशाखा पर नजर रखते हैं और देखते ही देखते विशाखा के पेट में से एक रोशनी निकल रही है और रोशनी के साथ ही एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका भी निकल रहा है। ये सब देखकर वो समझ जाते हैं और साथ ही साथ अगले दिन विशाखा भी सारी बातें जान जाती है और तीनों बहुएं जाकर ये सारी बात अपनी सास को बताती हैं। लगता है ये सब दुर्गा माता का ही चमत्कार है और वो बूढ़ी औरत भी उनका ही रूप थी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उन कुछ महीनों में भी वैसा ही होता है। कुछ ही महीनों में आशा की तीनों बहुएं अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद उन्हें जो भी उन 9 महीनों में पैसे और सोने के सिक्के मिले थे वो उनकी मदद से अपना एक नया कारोबार शुरू करते हैं, जिससे अब आशा के परिवार की सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है।